डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। लाइक अगर नीट की बात करेंगे तो इसमें अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई में इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, और इसका जो बिहेवियर है, इसका नेचर जो इस टॉपिक का, दैट्स टोटली डिफरेंट what you are studying in mechanics, optics और electrodynamics। वो टॉपिक्स जो हैं उनमें जो मेजर फोकस रहता है वो एप्लीकेशन पार्ट पे रहता है, चाहे ऑप्टिक्स हो, मैकेनिक्स हो या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो। लेकिन जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है या सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस चैप्टर में आप मोस्टली आप देखेंगे इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ज्यादा फोकस आपने रखना है कंसेप्ट्स पे। सो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, अप्लाइड पार्ट भी आएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स या अप्लाइड पार्ट में जो डाइवर्सिटी है वो कम है एज कंपेयर जो हम ऑप्टिक्स में देखते हैं, मैकेनिक्स में देखते हैं या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखते हैं। सो इसलिए यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये टॉपिक बड़ा फ्रूटफुल रहेगा टू स्कोर मोर फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से वो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर वो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके 3 क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे कल, या 2 क्वेश्चंस जेईई मेंस में वो इजीली कर पाएंगे। सो इसमें ज्यादा एफर्ट्स आपने नहीं लगाने पड़ेंगे। सो इसलिए यहाँ पर मेरी सजेशन आपसे ये है कि यहाँ पे आप इस चैप्टर को इन डेप्थ, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तो आपने हर कोई वर्ड यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, हर कोई बात जो मैं यहाँ पे आपको बोलने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। यू कैन नॉट स्किप ए सिंगल लाइन from these lectures। इन lectures में जो भी line आएगी, assume that as important as any exercise part in any other topic। So now इस topic को हम यहाँ पे 4 सब topics में यहाँ पे divide करेंगे। पहले हम start करेंगे classification of solids। Like we are here classifying solids on the basis of their conductivity। We have here conductors, semiconductors and insulators। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन खुद ही पूछेंगे कि कुछ सॉलिड्स जो है why they behave as insulators, कुछ सॉलिड्स क्यों कंडक्टर बिहेव करते हैं और कुछ सेमीकंडक्टर क्यों बिहेव करते हैं। तो उसका आंसर जो है, उसका आंसर हमें मिलेगा बैंड थ्योरी से। तो उसके बाद हम वो बैंड थ्योरी डिस्कस करेंगे और ऑन दैट बेसिस हम फिर देखेंगे कि why certain solids behave as conductors, why some behave as insulators and why some behave as semiconductors। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आएगा दैट्स टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि अब यहाँ पे जो अगर आप नाम भी देखेंगे इस टॉपिक का तो इट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मेजर फोकस यहाँ पे फिर किस सॉलिड पे रहेगा, दैट इज सेमीकंडक्टर्स पे। तो उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद तीसरा टॉपिक होगा इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें हमने पीएन जंक्शन, डायोड और ट्रांजिस्टर डिस्कस करने हैं। और लास्ट में यहाँ पे है लॉजिक गेट्स, दिस आर डिजिटल सर्किट्स। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे आप हमेशा याद रखेंगे कि ये लॉजिक गेट पोर्शन जो है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर योर ऑल एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम्स की हो, उन सब के लिए ये लॉजिक गेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर नीट में आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा आपको, जेईई में आप जाएंगे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे, या आप बोर्ड्स में भी अपेयर हो जाते हैं तो वहां पर भी आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिल ही जाता है लॉजिक गेट्स पे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। यहां पर जो हम क्लासिफिकेशन सॉलिड्स की करेंगे, it will be based on their conductivity at room temperature। कि कौन से सॉलिड कितनी कंडक्टिविटी शो करते हैं, ऑन दैट बेसिस हम उन सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। सो वी हैव 3 ग्रुप्स हियर। सम सॉलिड्स कंडक्ट वेरी इजीली एट रूम टेम्परेचर, जिनको हम नाम देते हैं कंडक्टर्स और मेटल्स। कुछ सॉलिड्स बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं एट रूम टेम्परेचर, दोज आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स और नॉन मेटल्स। और एक कैटेगरी आती है इनके बीच में, जिनमें कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है।
सो ऐसे सॉलिड्स को हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो दैट मीन्स जब हम क्लास में करेंगे यहाँ पे सॉलिड्स को, तो हमारे पास तीन ग्रुप्स आएंगे, कंडक्टर्स, पहले अगर हम कंडक्टर्स की बात करेंगे, कंडक्टर्स में क्या होता है, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर इजीली। दैट मीन्स इनकी कंडक्टिविटी जो होती है, इनकी कंडक्टिविटी वेरी लार्ज होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है इनमें, और लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो और हम ये कह सकते हैं कि इनमें लो रेजिस्टिविटी होती है। तो इनमें जो रेजिस्टिविटी आती है अप्रोक्सीमेटली, इनकी रेजिस्टिविटी रेंज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻² टू 10⁻⁸ ओहम मीटर। ये इनकी रेजिस्टिविटी का रेंज रहता है, इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे, हमें पता है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे इट विल बी 10⁻+2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे इट विल बी 10⁸ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स और सीमेंस पर मीटर, ये इनकी कंडक्टिविटी होगी। सो दैट मींस दे हैव हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी, सो दे कंडक्ट इजीली एट रूम टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे तो कॉपर है, अल्युमिनियम है, कॉपर है, अल्युमिनियम है, सोडियम है, एटसेट्रा। तो ये यहां पर है कंडक्टर्स। अब दूसरा ग्रुप है इंसुलेटर्स का, इंसुलेटर्स और नॉन मेटल्स भी इनको हम बोलते हैं। इनका क्या बिहेवियर रहता है, दीज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर एट ऑल, ये बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते रूम टेम्परेचर पे। दैट मीन्स इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, लो कंडक्टिविटी, इट इज नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, और वेरी हाई रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी या इनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम होगी। सो इनके लिए रेंज रहता है, इसका रेजिस्टिविटी का रेंज रहता है अराउंड 10⁻11 टू 10⁻19 ओहम मीटर, दैट्स दे आर हैविंग वेरी हाई रेजिस्टिविटी। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 10⁻11 टू 10⁻19 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। So that means they have very low conductivity or they have very high resistivity. तो ऐसे मटेरियल्स को हम नाम देते हैं इंसुलेटर्स। इसमें अगर आप एग्जांपल लेंगे तो कार्बन है या डायमंड की हम एग्जांपल लेंगे। डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। तो जो तीसरा ग्रुप इसमें आता है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सो सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि इनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी जो है दैट लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी रेजिस्टिविटी या जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आ जाती है। सो दैट मींस दे हैव कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इंटरमीडिएट to metals and to conductors and insulators. यानी इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है, या इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है। तो अगर हम इसके रेंज देखेंगे तो रेजिस्टिविटी का रेंज इनके लिए आता है अराउंड 10⁻⁵ टू 10⁻⁶ ओहम मीटर, और कंडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी इन बिटवीन 10⁵ टू 10⁻⁻⁶ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो ये इनके लिए कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के रेंज आएंगे। नाउ इसमें अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दीज आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है why some solids like these aluminum, sodium, copper, zinc, etc.
Why such solids behave as conductors? Why some solids like carbon or diamond behave as insulator? Why certain solids like silicon or germanium those behave as semiconductors? तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो आती है वो आती है बैंड थ्योरी से, और एनर्जी बैंड्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां से हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई दीज सॉलिड्स बिहेव एज कंडक्टर्स, व्हाई दिस डायमंड और कार्बन बिहेव एज इंसुलेटर, व्हाई सिलिकॉन और जर्मेनियम दीज बिहेव एज सेमीकंडक्टर्स। तो इसका आंसर हम देंगे कहां से? एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स और बैंड थ्योरी से। सो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे अब बैंड थ्योरी और एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, देखो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि आइसोलेटेड एटम की जब हम बात करते हैं, आप किसी भी आइसोलेटेड एटम की जब आप बात करेंगे तो उसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है। लाइक फॉर एग्जांपल 1s लेवल होती है, 2s लेवल होती है, 2p लेवल होती है, 3s लेवल होती है, 3p होती है, 3d और 4s so on and so forth। इस तरह से इसमें ये एनर्जी लेवल्स होती है। So in an isolated atom there are discrete energy levels। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं, जब हम सॉलिड फॉर्म करते हैं तो उसमें एक सिंगल एटम नहीं होता है, रादर वहां पे हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के नजदीक लाते हैं। हम n नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के क्लोज लाते हैं ताकि एक सॉलिड फॉर्म हो जाए। नाउ अब सपोज मैं सोडियम के एग्जांपल लूंगा। सो अगर मैं सोडियम के एग्जांपल लूंगा, ये सोडियम एटम है, यहाँ पे Na एक एटम है। तो अब मुझे पता है यहाँ पे 1s लेवल है, 2s लेवल है, 2p लेवल, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p so on and so forth। तो इसमें ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है। अब दूसरा सोडियम एटम अगर हम कहीं और लेंगे, लेट्स सपोज हमने यूएसए में दूसरा सोडियम एटम लिया है, तो उसमें भी यही लेवल्स होंगी, वहां पर भी 1s लेवल की सेम एनर्जी होगी जो यहाँ के सोडियम एटम में 1s लेवल की एनर्जी है, वहां भी सोडियम के 2s लेवल की सेम एनर्जी होगी जो यहाँ 2s लेवल की एनर्जी होगी, so on and so forth। अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं दो सोडियम एटम्स को हम एक दूसरे के नजदीक लाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे और एक सोडियम एटम लाया है। अब यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स हैं, सपोज ये 1s लेवल है, ये यहाँ पर 1s लेवल है। अब तक ये 1s लेवल जो है ये सिंगल लेवल थी क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम थी। जब एक दूसरे से दूर थे तो ये सिंगल एनर्जी लेवल थी, दोनों की एनर्जी सेम थी। लेकिन जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इंटरेक्शंस होंगी बिटवीन दीज टू एटम्स। इन दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होगी। लाइक फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस सोडियम एटम में, उन इलेक्ट्रॉन्स पे अब इस सोडियम एटम के न्यूक्लियस का इफेक्ट आएगा। जो इस सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे अब इस सोडियम एटम के न्यूक्लियस का इफेक्ट आएगा। यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करेंगे। सो विद द रिजल्ट अब यहाँ पर ये 1s लेवल जो है ये अब एक जैसी एनर्जी इनमें नहीं रहेगी, अब ये स्प्लिट हो जाएगी ये 1s लेवल। दिस 1s लेवल विल स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स। अब ये सिंगल सिस्टम बना है, दो एटम्स का एक सिंगल सिस्टम बना है। लेकिन अब जो 1s लेवल थी, अब तक जो 1s लेवल थी दोनों में, अब ये सिंगल लेवल नहीं रहेगी, यानी दोनों की एनर्जी अब सेम नहीं रहेगी। अब क्या होगा, अब वहां पर दो एनर्जी लेवल्स बनेंगी, दो एनर्जी लेवल्स ऐसे बनेंगी। इसी तरह जो 2s लेवल है इसमें भी दो लेवल्स बनेंगी, ये 2p लेवल इसमें भी दो लेवल्स बनेंगी, 3s लेवल इसमें भी दो लेवल्स, इसमें भी दो लेवल्स। सो दैट मींस ईच एनर्जी लेवल विल स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स। हाँ, अगर मैं और एक सोडियम एटम लाता हूं, यहां से मैंने तीसरा सोडियम एटम भी लाया है, अब क्या होगा कि इसकी भी 1s लेवल थी, इसकी भी 1s लेवल थी, इसकी भी 1s लेवल थी। सो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो अब ये 1s लेवल, अब तक सिंगल 1s लेवल थी, सेम एनर्जी थी तीनों की। अब क्या होगा, ये 1s लेवल जो ये अब स्प्लिट होगी 3 लेवल्स में, ये अब 3 लेवल्स में स्प्लिट होगी, यानी यहाँ पे 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आएंगे अब जो हमारे पास सिस्टम बनेगा। सो दैट मींस नाउ इट विल स्प्लिट इनटू 3 लेवल्स। ये भी 3 लेवल्स में, ये भी 3 लेवल्स में, ऐसे हर कोई एनर्जी लेवल 3 लेवल्स में स्प्लिट होगी। इसी तरह अगर हमने 4 लाए यहाँ पे, अगर हम 4 सोडियम एटम्स एक दूसरे के करीब लाते हैं तो हर कोई एनर्जी लेवल 4 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगी, ऐसे। नाउ अगर हम सोडियम बनाते हैं यहाँ पे, सोडियम सॉलिड, अगर सोडियम सॉलिड में हम इफ n atoms of sodium solid
फॉर्म है सॉलिड। मैं एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल से मैं एनर्जी बैंड समझाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे n एटम सोडियम के लेता हूं ताकि यहाँ पर एक सोडियम सॉलिड बने यहाँ पे, तो आपने पता है यहाँ पे जब दो एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते थे तो हर कोई एनर्जी लेवल दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाती थी। अगर तीन हम लाते थे तो तीन लेवल्स में स्प्लिट हो जाती थी। अगर हम चार लाते हैं तो हर कोई एनर्जी लेवल चार लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगी। सो दैट मींस इफ n एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म ए सॉलिड, जब हम n एटम्स एक दूसरे के करीब लाएंगे टू फॉर्म ए सॉलिड, ईच एनर्जी लेवल विल स्प्लिट इनटू n लेवल्स। हर कोई एनर्जी लेवल n लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगी। सो अब ये सपोज ये 1s लेवल जो है इसमें आप n लेवल्स बने अब ऐसे ऐसे, ये भी इसमें भी n लेवल्स फॉर्म होंगे ऐसे, so on and so forth. So that means in an isolated atom there are discrete energy levels. However, when n atoms are brought closer to each other, each energy level splits into n levels. और इस तरह से यहाँ पे एक बैंड फॉर्म होता है, an energy band is formed. एक एनर्जी बैंड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। So that means अगर हम पहले एनर्जी बैंड की बात करेंगे, हम एनर्जी बैंड हम सिंपली इसको डिफाइन करेंगे a closely spaced group of enormous number of energy levels. देखो इसमें एनर्जी लेवल्स ही होती है लेकिन ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स यहाँ पे होती है। सपोज अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम लेंगे, अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम लेंगे तो हमें पता है इसमें कितने एटम्स होंगे। तो इसमें Na एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 23। इसमें अराउंड 6 into 10 पावर 23 एटम्स होंगे। सो दैट मींस अगर हम 1 मोल सोडियम का लेंगे उसमें 10 पावर 23 एटम्स यहाँ पे होंगे। जब हम ये सॉलिड फॉर्म करेंगे तो ईच एनर्जी लेवल विल स्प्लिट इनटू 10 पावर 23 लेवल्स। तो यहाँ पे 10 पावर 23 लेवल्स इसमें बनेंगे ऐसे, इस तरह इसमें भी 10 पावर 23 लेवल्स बनेंगे। सो this closely spaced group of these enormous number of energy levels, this forms an energy band. So that means a group of enormous number of energy levels it's a closely spaced group of enormous number of energy levels forms an energy band. अगर हम बैंड की बात करेंगे तो बैंड में एनर्जी अब कंटिन्यूअस होती है कि डिस्क्रीट। इन अ बैंड देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो बैंड में क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, यानी डिसकंटिन्यूअस। इन अ बैंड देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, लेकिन इन लेवल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, द स्पेसिंग बिटवीन द टू लेवल्स इज सो स्मॉल इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्लॉथ की एग्जांपल लेंगे तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये थ्रेड्स का बना होता है, यानी डिस्क्रीट थ्रेड्स होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब हम उन थ्रेड्स को एक दूसरे के बहुत करीब रखते हैं, जब हम क्लोजली रखते हैं उन थ्रेड्स को ऐसे, तो फिर ये एक बैंड फॉर्म होता है। यहाँ पे हमें कंटिन्यूम लगता है यहाँ पे। वैसे यहाँ पर है, इन अ बैंड देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बट द स्पेसिंग बिटवीन द लेवल्स इज सो स्मॉल इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस। सो अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, जैसे हम ये एनर्जी लेवल्स देते थे 1s लेवल 2s लेवल 2p 3s 3p so on and so forth, तो इनको हम फिल करते थे एज पर पालिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वैसे जो यहाँ पर ये एनर्जी लेवल्स आएंगे इस बैंड में, those energy levels are filled according to Pauli's exclusion principle. So these energy levels are filled according to Pauli's exclusion principle. अगर Pauli's exclusion principle नहीं होता, अगर Pauli's exclusion principle नहीं होता तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही यहाँ पे ग्राउंड लेवल में ही आ जाते, तो यहाँ पर ये बैंड स्ट्रक्चर का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो Pauli's exclusion principle है और जो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स में इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ Pauli's exclusion principle. So this question has been asked in JEE once. So energy bands in solids is the manifestation of Pauli's exclusion principle. अगर Pauli's exclusion principle नहीं होता तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही आ जाते हैं यहाँ पे,
सो विद द रिजल्ट इन बैंड्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहती. सो नाउ वी कैन से दैट द एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नाउ अब देखो जो ये बैंड यहाँ पे फॉर्म होता है, इस बैंड की जो विड्थ होती है, ये जो विड्थ होती है यहाँ पे, यानी टॉप से बॉटम तक जो इसमें एनर्जी डिफरेंस आएगा, ये इट इज फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो बैंड विड्थ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो बैंड विड्थ is of the order of few electron volts. So अब very few electron volts में ही आप कितनी एनर्जी लेवल्स रखते हो. लेट्स सपोज आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इसकी बैंड विड्थ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां से यहां तक जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस में आप कितनी एनर्जी स्टेट्स रखते हो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 23, of the order of 10 power 23. So with the result यहाँ पे spacing between two levels क्या होगी, energy spacing between two levels will be very small, it will be approximately 0. इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे band form होता है. So in a band there are discrete energy levels which is of the order of 10 power 23. So now अगर हम देखेंगे band width होती है few electron volts की. अब उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जैसे 1s band, 2s band, 2p, 3s, 3p, 3d, so on and so forth. इसमें अगर हम देखेंगे जो ये इनर बैंड्स होते हैं, ये 1s 2s 2p, यानी जितना हम अंदर की तरफ जाएंगे, कोर बैंड्स जो होते हैं, इनर बैंड जो होते हैं, ये होते हैं यहाँ पे नैरो एज कंपेयर टू जो आउटर बैंड्स होते हैं. सो दैट मींस जो आउटर बैंड्स होते हैं वो होते हैं वाइडर देन द इनर बैंड्स. सो आउटर बैंड्स आर वाइडर देन inner bands. अगर इसका रीजन हम देखेंगे तो इसका रीजन ये है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये एक दूसरे के हम करीब लाएंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे. सो आउटर एनर्जी शेल्स जो है, ये आउटर शेल्स जो है ये ज्यादा ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप मींस इंटरेक्शन. जितनी ज्यादा इंटरेक्शन रहेगी उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग. सो जितना हम बाहर जाएंगे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, यानी उन लेवल्स में ज्यादा वहां पे इंटरेक्शन होगी. विद द रिजल्ट वहां ज्यादा स्प्लिटिंग होगी. ज्यादा स्प्लिटिंग का मतलब है वो दूर दूर जाएंगे. जब वही 10 पावर 23 लेवल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे ऐसे, तो विद द रिजल्ट जो आउटर बैंड्स है वो वाइडर होंगे. किनसे, इनर बैंड से. सो दैट मींस आउटर बैंड्स आर वाइडर देन इनर बैंड्स बिकॉज आउटर शेल्स ओवरलैप मोर एज कंपेयर टू इनर शेल्स, क्योंकि आउटर शेल्स ज्यादा ओवरलैप करते हैं इनर शेल्स से. सो अब यहाँ पे आप याद रखेंगे इसको, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. अगर आपने ये सीखा तो आगे चैप्टर खुद ब खुद ही आपको समझ आएगा. सो एनर्जी बैंड्स हम बोलते हैं यहाँ पे व्हेन n atoms in a solid are brought closer to each other, each energy level splits into n levels. So this closely spaced group of enormous number of energy levels, it forms an energy band. So in a band there are discrete energy levels which is of the order of 10 power 23 levels होते हैं एक बैंड में. So these energy levels are filled according to Pauli's exclusion principle. और यहाँ पे जो बैंड विड्थ होती है, यानी जो बैंड की विड्थ होती है यहाँ से यहाँ तक, यार ये विड्थ जो है, यार ये विड्थ जो है, ये विड्थ, it is of the order of few electron volts. So जो आउटर बैंड्स होते हैं वो वाइडर होते हैं किनसे, इनर बैंड से. अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी आपको सोडियम की. चलिए अब मैं इस एग्जांपल को आगे लेता हूँ तो आपको ये क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टैंड होगा. चलिए अगर मैं n एटम सोडियम के लाता हूँ ताकि यहाँ पे क्या सोडियम सॉलिड फॉर्म हो जाए, तो मैंने पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, इसका Z है 11. तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0 so on and so forth. आगे से सारी शेल्स में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो इट इज 2 2 4 10 11. हाँ 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0. अब मुझे पता है जब हम n एटम्स एक दूसरे के करीब लाते हैं तो यहाँ पे ये लेवल भी n लेवल्स में स्प्लिट होगी, ये भी n लेवल्स में स्प्लिट होगी, ये भी n लेवल्स में स्प्लिट होगी, ये भी so on and so forth. अब जरा देखें यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स है, आप यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे, एनर्जी लेवल्स
1s लेवल है, 2s लेवल है, 2p लेवल है, 3s लेवल है, 3p लेवल है, so on and so forth. अब टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स अगर हम देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स हमारे पास कितनी है, और यहां पर हम देखेंगे वैकेंट स्टेट्स कितनी रहेंगी. चलिए अगर हम 1s लेवल की पहले बात करेंगे, देखो जब n एटम्स आप एक दूसरे के करीब लाएंगे तो ये 1s लेवल कितनी लेवल्स में स्प्लिट होगी, इट विल स्प्लिट इनटू n लेवल्स, ये n लेवल्स में स्प्लिट होगी. अब 1s लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2. 1s लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, इसलिए इसमें 2 स्टेट्स हैं. जितने आप इलेक्ट्रॉन्स लेवल में फिल कर सकते हो उतनी उसमें स्टेट्स होती है. तो 1s लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, इसमें 2 स्टेट्स हैं. चले एक 1s लेवल में 2 स्टेट्स हैं, लेकिन मेरे पास टोटल लेवल सब कितनी बनी है, यहाँ पे n लेवल्स इसमें बनी है, यहाँ पर n 1s लेवल्स बनी है. एक लेवल में 2 स्टेट्स, दूसरे लेवल में भी 2 स्टेट्स, और एक लेवल में 2 स्टेट्स, so on and so forth. तो अगर हम ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स देखेंगे अब, तो n लेवल्स है मेरे पास, लेकिन एक लेवल में कितने स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं. टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स विल बी 2n. इसी तरह 2s लेवल विल स्प्लिट इनटू n लेवल्स, ये भी n लेवल्स में स्प्लिट होगी. लेकिन s लेवल में कितनी स्टेट्स होती है, 2 स्टेट. सो एक में 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, चौथे में भी 2, so on and so forth. तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स कितनी बनेंगी, 2n. अब 2p लेवल है, 2p लेवल विल स्प्लिट इनटू n लेवल्स, ये भी n लेवल्स में स्प्लिट होगी. लेकिन p लेवल में कितनी स्टेट्स होती हैं, 6. p लेवल में 6 स्टेट्स होती हैं. क्योंकि उसमें हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. जरा मुझे बताएं, n लेवल्स है आपके पास, एक लेवल में 6 स्टेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स कितनी बनेंगी, 6n स्टेट्स बनेंगी. इसी तरह 3s लेवल में कितनी टोटल स्टेट्स बनेंगी, 2n. अच्छा 3p में फिर से 6n. अच्छा अगर 3d होता, चलिए 3d में मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स कितनी होती. देखो एक लेवल में कितनी, यहाँ पे क्योंकि हमने n एटम्स एक दूसरे के करीब लाया है, तो यहाँ पे 3d लेवल कितनी लेवल्स में स्प्लिट होगी, n लेवल्स में. लेकिन d लेवल में कितनी स्टेट्स होती है, 10, क्योंकि d में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो एक लेवल में 10 स्टेट्स हैं, तो n लेवल्स है अब मेरे पास. अब टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स विल बी 10. चलिए अब मैं देखो वैकेंट कितनी स्टेट्स रहेंगे. देखो एक सोडियम एटम में 1s लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक सोडियम एटम में 1s लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे. लेकिन मेरे पास टोटल कितने एटम्स हैं, n एटम्स हैं. एक में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 अगर हम लेते तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम 3 लेते तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम 10 लेते तो 20 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम n लेते हैं तो 2n इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल है. 1s लेवल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने अवेलेबल होंगे, एक एटम में है 2, लेकिन टोटल एटम्स कितने हैं, n. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आर 2n, और स्टेट्स भी कितनी है, 2n. तो सारी स्टेट्स वहां पे फिल्ड होंगी, तो यहां पे कोई वैकेंट नहीं होगी. अब इसी तरह 2s लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2. एक सोडियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन मेरे पास कितने एटम्स हैं, n. तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल होंगे, 2n. स्टेट्स भी अवेलेबल कितनी है, 2n. तो वैकेंट कोई नहीं होगी. अब सीधा 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6. 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब मेरे पास कितने एटम्स हैं, n एटम्स हैं. एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 में 12, 3 में 18, 4 में 24. तो मेरे पास n एटम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल विल बी 6n. स्टेट्स भी कितनी अवेलेबल है, 6n. तो ऑल विल बी ऑक्युपाइड, कोई वैकेंट नहीं होगी. सो इसी तरह 3s लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन. एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, 2 एटम्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम्स में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 एटम्स में 4 इलेक्ट्रॉन. लेकिन मेरे पास कितने एटम्स हैं, n एटम्स. तो इसलिए यहां पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी n. मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. क्योंकि एक एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम है तो 3 इलेक्ट्रॉन. मैंने n एटम लिए तो n इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल है. लेकिन स्टेट्स कितनी अवेलेबल है, 2n.
यानी जितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है उससे डबल स्टेट्स अवेलेबल है, सो दैट मीन n विल बी ऑक्युपाइड, n विल बी एम्प्टी। सो इसमें n अवेलेबल स्टेट्स रहेंगी, यहाँ पे सॉरी n वैकेंट स्टेट्स रहेंगी। इसमें कितनी स्टेट्स, 3p में, 3p में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन मेरे पास टोटल स्टेट्स कितनी है, 6n, तो ऑल विल बी एम्प्टी, ये सारी एम्प्टी होंगी। इसी तरह इसमें मेरे पास है 10n स्टेट्स अवेलेबल, लेकिन मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये सारी 10 के 10 n जो है ये यहाँ पे अवेलेबल होंगे, वैकेंट रहेंगे यहाँ पे ऐसे। सो अब यहाँ पे जरा देखें, अब मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करूंगा। अगर हम 1s की बात करेंगे, सपोज ये 1s लेवल है, 1s लेवल विल स्प्लिट इनटू n लेवल्स, तो यहाँ पर 1s बैंड फॉर्म होगा, सो इट इज 1s बैंड। चले तो यहाँ पे 1s बैंड बनाइए, उसके बाद 2s बैंड, तो ये सारा 1s बैंड जो है फुली ऑक्युपाइड रहेगा, इसमें कोई वैकेंट स्टेट नहीं है, सो इट इज फुली ऑक्युपाइड। फिर 2s बैंड है, 2s बैंड भी फुली ऑक्युपाइड है, ये 2s बैंड है, इट विल बी अ बिट वाइडर देन द 1s बैंड, जितना आप बाहर जाएंगे बैंड विड्थ इंक्रीज होगी, तो ये 2s बैंड है, ये भी फुली ऑक्युपाइड होगा। उसके बाद 2p बैंड है, 2p बैंड भी फुली ऑक्युपाइड होगा, सो ये है 2p बैंड, ये इनसे वाइडर होगा, ये है 2p बैंड, ये भी फुली ऑक्युपाइड है। उसके बाद है 3s बैंड, 3s बैंड क्या होगा, ये यहां पे 3s बैंड की मैं एग्जांपल दूंगा, ये वाइडर होगा इनसे, इट विल बी n states will be empty and n will be filled, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स है 2n, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स आर 2n, लेकिन n वैकेंट है, तो दैट मींस हाफ फिल्ड एंड हाफ एम्प्टी, सो इट इज 3s बैंड। उसके बाद 3p बैंड, 3p बैंड इनसे वाइडर होगा, वो टोटली एम्प्टी होगा 3p बैंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस तरह से और बैंड्स ऊपर आ जाएंगे, दोज विल बी एम्प्टी। देखो ये इनर बैंड्स होते हैं नैरो, आउटर बैंड्स होते हैं वाइडर, जितना आप बाहर जाओगे वाइडर होंगे बैंड्स, तो इस तरह से हमारे पास एक बैंड स्ट्रक्चर बना। सो अब यहाँ पर ये अब कुछ बैंड जो है ये आप देखते हो फुली ऑक्युपाइड है, कुछ आप देखते हो पार्शियली फिल्ड है, कुछ आप देखते हो बिल्कुल एम्प्टी है, तो या इनके बीच में यहाँ पे एक गैप आती है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इन बैंड्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 ग्रुप्स, हम बोलते हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड्स एंड वैलेंस बैंड्स। सो अब हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंडक्शन बैंड क्या होता है और वैलेंस बैंड क्या होता है। नाउ फिलहाल आप याद रखिएगा, अब तक जब हम आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो वहां पे हम एटम्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं। When n atoms are brought closer to each other, each energy level splits into n levels, forming an energy band. An energy band consists of a closely spaced group of enormous number of energy levels. So there are discrete energy levels in a band, which is of the order of 10 power 23. But the spacing is so small, it appears to be continuous. So the energy levels in a band are filled according to Pauli's exclusion principle. So band width is of the order of few electron volts. और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जो आउटर बैंड्स होते हैं दोज आर वाइडर देन द इनर बैंड्स, क्योंकि आउटर शेल्स जो है वो ज्यादा ओवरलैप करते हैं एज कंपेयर टू इनर शेल्स। सो यही रीजन है कि आउटर शेल्स जो है या आउटर बैंड जो है वो वाइडर होते हैं। सो नाउ अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कुछ टर्म्स लाइक कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड गैप, वो हम टर्म्स डिफाइन करें और वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए आगे से। जिसको यहां तक ये लेक्चर जिसको समझ आएगा तो उसको सेमीकंडक्टर सबसे इजी टॉपिक लगेगा, प्रोवाइडेड कि आप ये बैंड्स यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि कहाँ पे हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, कहाँ पे हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे, एनर्जी गैप की जब हम बात करें वो कौन सी एनर्जी गैप होती है। सो जब ये चीजें आप समझेंगे तो आगे जाकर सेमीकंडक्टर आपको बिल्कुल इजी लगेगा, आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद वैलेंस बैंड। नाउ लेट्स डिफाइन वैलेंस बैंड। सो वैलेंस बैंड क्या है? द एनर्जी बैंड which includes the energy levels
the energy band which includes the energy levels of the valence electrons. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस शेल में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो उन शेल से जो बैंड फॉर्म होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल वैलेंस बैंड. लाइक फॉर एग्जांपल अभी सोडियम की आपने एग्जांपल ली थी, वो 3s बैंड, 3s उसकी वैलेंस शेल होती है. जो 3s लेवल से बैंड फॉर्म होता है, सो ये बैंड फॉर्म हुआ था 3s लेवल से, दिस इज व्हाट वी कॉल वैलेंस बैंड. सो द energy band which includes the energy levels of the valence electrons, that's what we call valence band. इसके बाद दूसरा that is conduction band. Conduction band क्या है कि the energy band above the valence band, जो valence band से ऊपर जो आएगा band, that's what we call conduction band. जैसे 3s के बाद क्या आया था 3p, तो ये बैंड जो है यहां पर ये एक्ट करेगा एज कंडक्शन बैंड. सो दैट मींस जहां पर वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड के अगर हम एग्जांपल देंगे, तो वैलेंस बैंड होता है द बैंड, एनर्जी बैंड व्हिच इंक्लूड्स द लेवल्स, एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम मोर जनरल इसको डिफाइन करेंगे, तो इस बैंड से, वैलेंस बैंड से नीचे जितने भी बैंड्स होंगे, ये बैंड्स 2p था, 2s था या 1s था, those bands which are fully occupied at 0 Kelvin. अगर हम 0 Kelvin टेम्परेचर की बात करेंगे, तो ये बैंड जो है, ये सारे बैंड्स, these will be fully occupied. इन सारे बैंड्स को हम नाम देते हैं क्या? वैलेंस बैंड. इन सारे बैंड्स को हम नाम देते हैं वैलेंस बैंड which are fully occupied at 0 Kelvin. लेकिन हमारे लिए सिग्निफिकेंट रहता है अपर वैलेंस बैंड. हमारे लिए सिग्निफिकेंट रहता है अपर वैलेंस बैंड, इसलिए हम खाली अब इस बैंड को हम नाम देंगे वैलेंस बैंड. सो द एनर्जी बैंड व्हिच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड क्या है? द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड. सो द एनर्जी बैंड अबव द अबव द वैलेंस बैंड, अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड. अब जरा यहां देखिए, लेट्स सपोज ये है यहाँ पे कंडक्शन बैंड, सपोज ये है कंडक्शन बैंड, सपोज ये है यहाँ पे वैलेंस बैंड, सपोज ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड. जो ये है बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, लेट्स सपोज इसकी एनर्जी है EC. EC is the energy of the bottom of conduction band. इसी तरह लेट्स सपोज ये टॉप जो वैलेंस बैंड है, ये लेट्स सपोज इसकी एनर्जी है EV. मैंने एज्यूम किया है बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड की एनर्जी है EC, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड की एनर्जी है EV. जो ये गैप आएगा यहां से यहां तक, ये इट विल बी EC माइनस EV. EC minus EV. This is called as energy band gap. So energy band gap. और सिंपली बैंड गैप भी इसको हम नाम देते हैं, या कहीं कहीं पे फॉरबिडन एनर्जी गैप भी इसको हम नाम देते हैं. सो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड टॉप ऑफ वैलेंस बैंड. सो द एनर्जी डिफरेंस between the bottom of conduction band and top of valence band is called band gap. So band gap equals, जो band gap आएगी इस केस में ये आएगा EC minus EV, while EC is the energy of the bottom of conduction band and EV is the energy of the top of valence band. So band gap will be EC minus EV. So now अब हम यहाँ पे और एक टर्म डिफाइन करते हैं, that is what we call Fermi energy level. Fermi energy level. Fermi energy level. देखो फर्मी एनर्जी लेवल हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे अभी आपने देखा था सोडियम में,
सोडियम की एग्जांपल हम देखेंगे, ये यहां पर ये एनर्जी लेवल, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन अ बैंड व्हिच विल बी ऑक्यूपाइड एट 0 केल्विन। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन अ बैंड ऑक्यूपाइड एट 0 केल्विन, कि 0 केल्विन पे कोई थर्मल एजिटेशंस नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज विल ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी शेल्स, वो लोअर एनर्जी शेल्स को यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे। तो जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल फिर ऑक्यूपाइड रहेगी यहाँ पे, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन अ बैंड ऑक्यूपाइड एट 0 केल्विन, दैट्स व्हाट वी कॉल फर्मी एनर्जी लेवल। सो द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन अ बैंड occupied at 0 Kelvin is called Fermi energy level। और इसकी जो मोर जनरल डेफिनेशन है वो हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि हर एनर्जी लेवल की एक प्रोबेबिलिटी रहती है, हर एनर्जी लेवल की प्रोबेबिलिटी होगी कि ये एनर्जी लेवल की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये फिल्ड है कि एम्प्टी है। इसी तरह इस दूसरे एनर्जी लेवल की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये फिल्ड है कि एम्प्टी है, इस लेवल की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये फिल्ड है कि एम्प्टी है। सो जिस एनर्जी लेवल की प्रोबेबिलिटी आएगी हाफ, जिस एनर्जी लेवल की प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फिल्ड हाफ आएगी, तो उसको हम नाम देते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। सो फर्मी एनर्जी लेवल हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द एनर्जी लेवल whose probability of occupancy, whose probability of occupancy, that means of being occupied, is half, 1/2 और 50%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 1, अगर हाफ है तो दैट इज 50%। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्लास में बैठते हैं तो वहां हर बेंच पे स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो मैं हर बेंच के लिए प्रोबेबिलिटी देखूंगा कि इस बेंच की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑक्यूपाइड है कि एम्प्टी है, दूसरे बेंच की मैं प्रोबेबिलिटी देखूंगा कि ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये फिल्ड है कि एम्प्टी है, तीसरे बेंच की मैं प्रोबेबिलिटी देखूंगा कि कितनी है कि ये फिल्ड है कि एम्प्टी है। जिस बेंच की प्रोबेबिलिटी हमें आएगी कितनी, हाफ, कि इस बेंच की प्रोबेबिलिटी है कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये फिल्ड होगा और 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये एम्प्टी होगा, तो उस बेंच को हम नाम देते हैं क्या, फर्मी एनर्जी। तो इसी तरह यहाँ पे जिस बैंड में, जिस लेवल में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फिल्ड आएगी 50% या हाफ आएगी, उसी लेवल को हम नाम देते हैं क्या, फर्मी एनर्जी लेवल। तो अगर हम 0 केल्विन की बात करेंगे, 0 केल्विन में हाईएस्ट एनर्जी लेवल फिल्ड होती है, ऐसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल फिल्ड होती है। इससे नीचे जितनी भी एनर्जी लेवल्स होती है वो सारी ऑक्यूपाइड होती है, फिल्ड होती है। इसके ऊपर जितनी भी लेवल्स होंगी वो सारी क्या रहेंगी, एम्प्टी रहेंगी। सो एट 0 केल्विन all the energy levels below Fermi energy level are occupied, all the energy levels above Fermi energy level are empty। so now इस लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल फर्मी स्पीड, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्मी एनर्जी लेवल इज कॉल्ड फर्मी स्पीड। तो अब ये आ गया हमारे पास एनर्जी बैंड्स, हमारे पास आ गया। अब वैलेंस बैंड है हमारे पास, द एनर्जी बैंड विच इज कंप्राइज्ड ऑफ द वैलेंस एनर्जी लेवल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो उसके बाद कंडक्शन बैंड, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस आता है, दैट्स कॉल्ड एज एनर्जी बैंड गैप और सिंपली बैंड गैप, इसको हम नाम देते हैं। The highest energy level in a band occupied, that's what we call Fermi energy level। So अब ये हमारे पास ये हमारे पास अब इंफॉर्मेशन आ गई है। Now अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि why certain solids behave as conductors, why some behave as insulators और why some behave as semiconductors। तो उसकी एक्सप्लेनेशन अब हम यहाँ पे देंगे। So let's begin with insulators। अब हम insulators से स्टार्ट करेंगे। So that means हम इसको नाम देंगे ऊपर classification solids on the basis of band theory। So classification on the basis of band theory, energy bands or band theory। So now let me begin it।
क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमने की है, तो अब हमने यहाँ पे उसी को थोड़ा एक्सटेंशन देना है। जो हमने क्लासिफिकेशन की है उसी को हमने यहाँ पे एक्सटेंशन देना है कि why certain solids behave as conductors, why some behave as semiconductors and why certain behave as insulators। अगर पहले इंसुलेटर्स की बात करेंगे, चले इंसुलेटर्स में पहले बात करूंगा। देखो इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड कंप्लीटली ऑक्युपाइड होता है। ये ऐसे, ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है, ये इनका वैलेंस बैंड है, इट इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड, ये कंप्लीटली ऑक्युपाइड रहता है ऐसे। और कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी रहता है, कंडक्शन बैंड जो है ये कंप्लीटली एम्प्टी रहता है। और बैंड गैप जो यहां पर है, ये बैंड गैप, ये Eg, ये भी लार्ज होते हैं, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो जिन सॉलिड्स में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली ऑक्युपाइड होगा, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होगा और बैंड गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी बैंड गैप ज्यादा होगी, तो ऐसे सॉलिड जो है वो इंसुलेटर्स बिहेव करते हैं। So in insulators, Vb is completely occupied, filled. Conduction band is completely empty, and band gap is large. It is Eg greater than 3 electron volt. तो with the result यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। जो वैलेंस बैंड में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है। वी डोंट हैव एनी फ्री चार्ज कैरियर लाइक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हियर फॉर कंडक्शन। यहाँ पे कंडक्शन के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे बिल्कुल कंडक्शन शो ही नहीं करता है। तो इसमें अगर एग्जाम्पल जो मैंने दी थी, एग्जाम्पल डायमंड की है, डायमंड में अगर हम देखेंगे बैंड गैप इन डायमंड इज अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब डायमंड में क्या होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी आता है, और ये बैंड गैप जो कार्बन में है या डायमंड में है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इट्स अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। विद द रिजल्ट यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्डिंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होता है कंडक्शन में। सो दैट्स व्हाई इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो ये हो गया इंसुलेटर्स की बात हम करेंगे। अब हम अगर कंडक्टर्स की बात करेंगे, कंडक्टर्स में क्या होता है, इधर वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड या वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, या कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है या पार्शियली एम्प्टी होता है, और वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स या ये ओवरलैप करते हैं। इनमें जिन सॉलिड्स में वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होगा, जैसे अभी सोडियम में आपने देखा इट वाज पार्शियली फिल्ड, तो अब वहां पर क्या था, फॉर एग्जांपल 3s लेवल की अगर हम बात करेंगे, 3s लेवल, 3s बैंड जो बना था, यहां तक जो लेवल थी ये ऑक्युपाइड थी, ऊपर की लेवल जो थी ये एम्प्टी थी। अब यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली इन अवेलेबल स्टेट्स में जंप करेंगे, ये इजीली इनमें जंप करेंगे। सो विद द रिजल्ट यहां पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है दीज विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे, दीज विल एक्ट एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करेंगे। तो या ऐसे हो सकता है, या इनमें कंडक्शन बैंड ही फॉर एग्जांपल ये हाफ फिल्ड रहता है या पार्शियली फिल्ड रहता है, या इनमें ये ऐसे भी आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये रहा कंडक्शन बैंड, तो ये ऐसे वैलेंस बैंड, ये है नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर है कंडक्शन बैंड यहां तक, तो ये रीजन जो है ये यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है, यह यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड, यहां से यहां तक है वैलेंस बैंड, तो ये बीच का रीजन जो है ओवरलैप्ड रीजन है। तो आप इसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या ये इजीली इन अवेलेबल स्टेट्स में यहाँ पे जंप करेंगे, ये इनमें इजीली जा सकते हैं, सो दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन, वो इजीली फिर कंडक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये कंडक्शन बैंड, ये कंडक्टर्स के हैं। तो इनमें जो बैंड गैप होती है, बैंड गैप इट इज अराउंड 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इनमें बैंड गैप अराउंड 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इनमें कहीं पे आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करोगे कि वैलेंस बैंड कहाँ पे और कंडक्शन बैंड कहाँ पर है। सो देयर बैंड गैप इज अराउंड 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो नाउ अब यहाँ पर अगर हम तीसरा जो ग्रुप है इसमें, तो इसमें कंडक्टर्स में जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स एक्ट करते हैं। तो अगर हम तीसरा ग्रुप जो हमने देखा था, दैट इज आवर मेन कंसर्न, दोज आर द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, लेकिन बैंड गैप इनमें स्मॉल होती है। सो वेयर वैलेंस बैंड कंप्लीटली filled, conduction band completely empty, but बैंड गैप जो है ये स्मॉल होती है, स्मॉल, दैट इज बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इनके लिए बैंड गैप होती है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अब यहाँ पे ऐसे होगा, ये मान लीजिए आप सपोज ये है कंडक्शन बैंड, नीचे यहाँ पे ये वैलेंस बैंड फुल्ली ऑक्युपाइड है, कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी है, तो बैंड गैप जो है इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो ऐसे आएगा, 0 केल्विन पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो 0 केल्विन पे ये सिंपली क्या बिहेव करेगा? एज इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर में भी वैलेंस बैंड कंप्लीटली, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, तो इसमें भी कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। सो दैट मींस एक्ट्स एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे सिंपली बिहेव करेगा एज इंसुलेटर। लेकिन रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे, क्योंकि अब ये बैंड गैप कम है, ये बैंड गैप स्मॉल है, तो यहां पर क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे ऐसे, रूम टेम्परेचर पे यहां पर ऐसे आ जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड वो जंप करते हैं किसमें? कंडक्शन बैंड में। ऐसे दे गेट सफिशिएंट एनर्जी टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे वैकेंसी, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे वैकेंसी, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे वैकेंसी, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे वैकेंसी, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे वैकेंसी। सो ये T ग्रेटर देन 0 केल्विन है, यानी रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे। सो एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स गेट सफिशिएंट एनर्जी, some electrons of valence band they get sufficient energy to jump into the conduction band, वो इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, leaving behind a vacancy in valence band, वो पीछे इस वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी प्रोड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं। So these electrons in conduction band और ये वैकेंसी जो यहाँ पे वैलेंस बैंड में आते हैं, these will now contribute to the conductivity. So that means रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे 0 केल्विन पे ये एक्ट करेगा एज इंसुलेटर। सो इसमें याद रखिएगा यहाँ पे खाली एक पॉइंट आप, सो बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड गेट सफिशिएंट एनर्जी टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। सो दोज इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड दीस वैकेंसीज in valence band these will now contribute to the conductivity। तो इसलिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करेगा, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी लेस देन होगी किससे? कंडक्टर से, क्योंकि कंडक्टर्स में ये कोई एनर्जी गैप ही नहीं होता, वो इजीली इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको शिफ्ट करने में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे फ्री चार्ज के कंसंट्रेशन कम होगी एज कम्पेयर टू जो हमारे पास किन में होते हैं? कंडक्टर्स में, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स। सो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एट रूम टेम्परेचर दीज विल कंडक्ट but their conductivity will be smaller as compared to conductors, लेकिन at 0 Kelvin these will behave as insulators। so ये vacancy जो छोड़ते हैं यहाँ पे किसमें? valence band में, this is called as hole। so vacancy of electron in valence band और in a bond, covalent bond भी इसको हम बोलते हैं, आगे आप देखेंगे कैसे मैं डिफाइन करूंगा। vacancy of electron in a band, in valence band or covalent bond is called hole।
तो सेमीकंडक्टर्स में अब फ्री चार्ज कैरियर्स क्या क्या होंगे? सेमीकंडक्टर्स में अब ये इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये होल्स जो इस वैलेंस बैंड में, दीज विल एक्ट एज फ्री चार्ज कैरियर्स। तो इसमें जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके? कंडक्शन बैंड के, एंड होल्स किसके? वैलेंस बैंड के। सो अब ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। सो इनमें जो एवरेज एनर्जी गैप होती है, द एवरेज एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर्स, द एवरेज एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर्स इज अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। However, it ranges from 0 to 3 electron volt. It ranges from 0.1 electron volt to 3 electron volt. लेकिन जो एवरेज वैल्यू इनका है, एवरेज वैल्यू ऑफ बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर्स इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे, सिलिकॉन में जो एनर्जी गैप होती है, इट इज अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे, जर्मेनियम में जो बैंड गैप होती है, इट इज अराउंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन में बैंड गैप होती है अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में अराउंड होते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए ये बिहेव करेंगे एज सेमीकंडक्टर्स। तो अब आप क्लियरली बता सकते हो कौन से सॉलिड्स इंसुलेटर बिहेव करेंगे, कौन बिहेव करेंगे कंडक्टर्स और कौन बिहेव करेंगे सेमीकंडक्टर्स। जिनमें आप वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड देखेंगे, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी देखेंगे और बैंड गैप ज्यादा होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वो आप बोलेंगे ये इंसुलेटर बिहेव करेंगे। सो जिनमें आप ऐसे ही देखेंगे वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, लेकिन बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो बिहेव करेंगे एज सेमीकंडक्टर्स। तो जिनमें आप ये देखेंगे कि इधर बैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, और जिनमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, तो ऐसे सॉलिड्स बिहेव करेंगे एज कंडक्टर्स। सो इस तरह से ये हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमने की है सॉलिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी। सो आगे जाकर हमने ज्यादा अब हमारा पूरा डिस्कशन अब इसके अराउंड ही होगा, सेमीकंडक्टर्स के अराउंड होगा। यहाँ पे हम इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को फिलहाल अब भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक दो छोटे ऑब्जेक्टिव्स इसमें आते हैं वो ऐसे आए। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने से पहले आप हमेशा याद रखेंगे, अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, कंडक्टर्स में अगर हम देखते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जो इनकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है या कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में रिवर्स है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, देयर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस और कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर कंडक्टर्स, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है, कंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस या कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में आप हमेशा याद रखेंगे, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है या कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। उसका रीजन यही है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे, बैलेंस बैंड से ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, नीचे ज्यादा होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो विद द रिजल्ट कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, with increase in temperature their conductivity increases और resistivity decreases, लेकिन कंडक्टर्स में रिवर्स है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। नाउ अब आप इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है कि अगर आपके पास एक है कॉपर ब्लॉक, कॉपर एंड से जर्मेनियम ब्लॉक से आपके पास, we have a copper and a germanium block, आपने इनको लिया है, we have taken from room temperature or taken from room temperature to a lab at 400 Kelvin. Then a part conductivity of copper
increases and conductivity of germanium decreases. B, conductivity of copper decreases and conductivity of germanium increases. C, resistivity of copper increases and resistivity of germanium decreases. D, resistivity of copper decreases and resistivity of germanium increases. इनमें से आपने बोलना सही ऑप्शंस क्या आएंगे. Copper and germanium blocks are taken from room temperature to a lab at 400 Kelvin. चले, रूम टेम्परेचर कितना होता है 300 केल्विन. लैब का टेम्परेचर क्या है 400 केल्विन. जरा मुझे बताया आपने टेम्परेचर इन ब्लॉक्स का इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है. देखो रूम टेम्परेचर से आपने इनको 400 केल्विन पे लिया है, सो दैट मीन टेम्परेचर इंक्रीज. इन दोनों में टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है. चलिए, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कॉपर क्या है कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है. सो कंडक्टर में आपने पता है जब कंडक्टर में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. इसी तरह जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है सेमीकंडक्टर. जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर. जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी जो है, चलिए जब हम जर्मेनियम को लेंगे सेमीकंडक्टर को, सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. जरा आप देखिए इनमें से कौन सा सैटिस्फाई होगा. सो कॉपर की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, कॉपर की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जर्मेनियम की इंक्रीज होगी, तो ये सही ऑप्शन है. अब रेजिस्टिविटीज में देखें आप, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम डिक्रीजेस. तो ये बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस. बी और सी इसके करेक्ट ऑप्शंस है. तो कभी इसमें यही ऑब्जेक्टिव आता है लेकिन रिवर्स आता है. देखो कैसे. ये ऑब्जेक्टिव कभी इसमें ऐसे आ जाता है. फॉर एग्जांपल आपके पास है दो ब्लॉक्स, ब्लॉक ए एंड बी. ब्लॉक्स A and B are taken from room temperature to a lab at 250 Kelvin. Resistivity of A increases and that of B decreases. Then a part A is semiconductor and B a conductor. B A is insulator and B a conductor. C A is conductor and B an insulator. D A is conductor and B a semiconductor. चलिए अब इसका ऑप्शन मुझे बता दीजिए. आपके पास है दो ब्लॉक्स A एंड B. दिस इज ब्लॉक A एंड दिस इज ब्लॉक B. आपने क्या किया है, आपने इनको लिया फ्रॉम रूम टेम्परेचर, यानी 300 केल्विन से आपने इनको लिया. कहां पे 250 केल्विन पे. तो दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया है. टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो टेम्परेचर डिक्रीजेस. जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए, रो ए डिक्रीज इंक्रीजेस एंड रो बी डिक्रीजेस. ये है गिवन कंडीशन. हमने ब्लॉक ए और बी को लिया फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 250 केल्विन. तो यहां पर क्या हो गया, दैट टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है. रेजिस्टिविटी ऑफ ए इंक्रीज हो गया, रेजिस्टिविटी ऑफ बी डिक्रीज हो गया है. आपने ए और बी में बताना है ए क्या है और बी क्या है. चलो देखो इंसुलेटर्स में टेम्परेचर का एट लो टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर पे ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट ही नहीं आता है.
इंसुलेटर्स पे रूम टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी पे, इसलिए ये डेफिनेटली ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स ही होंगे। तो दैट मीन्स ये और ये रूल आउट हो गए हैं। अब हमने ए और डी में देखें कौन सही है। देखो ए की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। आपने याद होगा इन केस ऑफ कंडक्टर्स में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। जरा ये देखें, आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो यहां पर इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई है, बी की रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई है। टेम्परेचर डिक्रीज किया, बी की रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब बी क्या है? कंडक्टर है। तो बी इज ए कंडक्टर। कहां है? बी इज ए कंडक्टर। चलिए बी कंडक्टर है। ए को हम देखेंगे सेमीकंडक्टर है कि नहीं है। देखो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो ए की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ए जो है, ए क्या है? ए इज ए सेमीकंडक्टर। सो ए इज ए सेमीकंडक्टर। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही है, क्योंकि ए की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ए की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सो दैट मीन्स ये यहां पर है क्या? सेमीकंडक्टर। क्योंकि सेमीकंडक्टर में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। सो इसलिए ए जो है ये सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर्स में हमें पता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। सो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गया, तो बी डेफिनेटली क्या है? कंडक्टर है। सो बी इज ए कंडक्टर एंड ए इज ए सेमीकंडक्टर। सो ये हो गया इसमें पहला पार्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स।